Hello everyone, welcome in the class of English Literature. I am Dr. Smita Meena, Assistant Professor English. Today we are going to discuss text of the essay Third Thoughts by E.V. Lucas. This story was told to me by a friend. Here the narrator of the story was essayist E.V. Lucas' friend. He says that it is my destiny to buy in the dearest markets and to sell, if I succeed in selling at all, in the cheapest. Usually, indeed, having tired of a picture or decorative article, I have positively to give it away, almost to make its acceptance by another a personal favor to me. तो यहाँ पे पता लगता है कि जो नरेटर है स्टोरी का, जो ईवी ल्यूकस का फ्रेंड है, वो एक सक्सेसफुल डीलर नहीं है। वो एक डीलर है, डेकोरेटिव आर्टिकल्स वो सेल करता है और कभी भी उसे कोई बड़ी सक्सेस नहीं मिली। लेकिन एक दिन वो बताता है, बट द अदर डे वॉज मार्क्ड बाय एन एक्सेप्शन टू दिस रूल, so striking that I have been wondering if perhaps the luck has not changed and I am. इस रूल को एक दिन इस रूल से एक्सेप्शन में, अपवाद में कोई घटना उसके साथ में घटी। क्या हुआ उसके साथ में? आफ्टर ऑल डेस्टाइन्ड टू बी दैट मोस्ट एनवायबल थिंग, अ सक्सेसफुल डीलर। मैं एक सक्सेसफुल डीलर बन गया उस दिन, मतलब मुझे जो प्रॉफिट था वो बहुत ज़्यादा हुआ। इट हैपन दस, ये ऐसे हुआ। वो कहानी सुनाता है कि कैसे वो एक सक्सेसफुल डीलर बना एक दिन, हालांकि आज तक उससे लाइफ में कभी भी कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ था। इट हैपन्ड दस in drifting about the old curiosity shops of a cathedral city, I came upon a portfolio of watercolor drawings. एक बार ड्रिफ्टिंग अबाउट, घूमते हुए, ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप्स, पुराने जहाँ पे एंशियंट जो आर्टिकल्स हैं, पेंटिंग्स वगैरह हैं, उनकी जो शॉप होती है उसे बोलते हैं क्यूरियोसिटी शॉप। Of a cathedral city, I came upon a portfolio of watercolor drawings, among which was one that to my eye would have been a possible Turner, जिनमें से एक मुझे लगी कि वो टर्नर एक बहुत बड़ा पेंटर था, उसकी बनाई हुई है और उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। मैंने उसे पहचान लिया था कि ये जो है पेंटिंग टर्नर की ही है। इवन इफ एन अर्लियर ऑनर हैड नॉट शेयर्ड दैट ओपिनियन और होप एंड सेट द मैजिक नेम विद ऑल इट्स इनिशियल्स, सो ऑफन प्लेस्ड इन द रॉन्ग ऑर्डर बीनीथ इट। हाउ मच इज दिस, आई आस्क्ड स्कॉर्नफुली। मैंने पूछा जो डीलर था, ऑनर था उस पेंटिंग का, हाउ मच इज दिस, इस पेंटिंग की कीमत क्या है? वेल सेड द डीलर, इफ इट वर ए जेन्युइन टर्नर इट वुड बी वर्थ एनीथिंग, बट लेट्स से 10 शिलिंग। तो डीलर ने कहा, अगर ये टर्नर की बनाई हुई होती, एक्चुअल में ये पेंटिंग टर्नर की नहीं है, यानी डीलर को भी नहीं पता है कि ये वास्तव में टर्नर की पेंटिंग है। वो कहता है कि अगर ये एक्चुअल में टर्नर की पेंटिंग होती तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती, बट लेट्स से 10 शिलिंग। लेकिन अब ये कितने की है, क्योंकि ये टर्नर की तो है नहीं, तो 10 शिलिंग्स की। यू कैन हैव इट फॉर दैट, बट आई डोंट माइंड इफ यू डोंट, because I am going to London next week and should take it with me to get an opinion. You can have it for that. तुम इसे ले सकते हो, 10 शिलिंग्स मुझे दे दो और ये पेंटिंग ले लो, बट आई डोंट माइंड, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ यू डोंट, अगर तुम नहीं भी लेते हो, नहीं खरीदते हो,
मेरी पेंटिंग को, तब भी मुझे, डीलर ने कहा तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज क्योंकि आई एम गोइंग टू लंडन नेक्स्ट वीक मैं लंदन जा रहा हूँ, एंड शुड टेक इट विद मी टू गेट एन ओपिनियन, और इसके बारे में ओपिनियन लूँगा, लंदन जाऊँगा अगले वीक, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे तुम खरीदो चाहे मत खरीदो। आई पॉन्डर्ड, नरेटर कहता है, अपने फ्रेंड को स्टोरी सुना रहा है लुकस को, कहता है आई पॉन्डर्ड, आई रिफ्लेक्टेड अपॉन, मैंने बहुत सोचा, माइंड यू आई डोंट गारंटी इट, ही एडेड, आई गेव हिम द 10 shillings, मैंने उसे 10 shillings दे दी। By what incredible means I found a purchaser for the drawing at £50. There is no need to tell. By what incredible means, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता, अविश्वसनीय तरीके से मुझे एक परचेजर उस पेंटिंग का तुरंत मिल गया, फॉर द ड्राइंग एट £50, £50 वो देने को तैयार हो गया मुझे। देर इज नो नीड टू टेल, फॉर द पॉइंट ऑफ दिस नरेटिव रिजाइड्स नॉट इन बार्गेनिंग विद कलेक्टर्स बट इन बार्गेनिंग विद माई ओन सोल। यहाँ पे नरेटर कहता है कि इस कहानी का जो पॉइंट है वो ये नहीं है कि बार्गेनिंग मैंने किसके साथ की, कलेक्टर के साथ, लेकिन मैंने बार्गेनिंग किसके साथ की, मेरी अपनी सोल के साथ में की। कैसे की वो देखते हैं। द एस्टोनिशिंग फैक्ट रिमेन्स दैट आई अचीव्ड अ प्रॉफिट ऑफ £49.10 एंड वॉज ड्यूली इलेटेड। उसने मुझे £50 दिए और मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, आई अचीव्ड अ प्रॉफिट ऑफ £49.10 एंड वॉज ड्यूली इलेटेड, और बहुत खुश था मैं। आई देन बिगेन टू थिंक, फिर मेरे जो थिंकिंग है वो शुरू हुई। द डीलर सो माई थॉट्स रेन इन दैट लिटिल स्ट्रीट बाय द कैथेड्रल वेस्ट डोर, ही ought to participate in this। जो प्रॉफिट मुझे हुआ था £49 का, उसके अंदर उस डीलर को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये दिमाग में मेरे विचार आया। ही बिहेव्ड वेरी वेल टू मी, क्योंकि उस डीलर ने मेरे साथ में बहुत ही अच्छा व्यवहार किया। एंड आई ought to behave well to him, और मुझे भी उसके साथ में अच्छा बिहेवियर करना चाहिए। इट वुड बी ओनली फेयर टू गिव हिम हाफ, उसे आधा प्रॉफिट दे देना ही मुनासिब होगा, फेयर होगा उसके लिए, क्योंकि उसी से तो मैंने पेंटिंग ली थी और उसने मुझे बहुत ही कम पैसे में बेची। उसे पता नहीं था कि ये एक्चुअल में ट्रू टर्नर की पेंटिंग है। Thereupon I sat down and wrote a little note saying that the potential Turner drawing, which no doubt he recollected, had turned out to be authentic. And wrote a little note saying that the potential Turner drawing, जो टर्नर की ड्राइंग थी, which no doubt he recollected, had turned out to be authentic, वो authentic निकली। And I had great pleasure in enclosing him half of the proceeds, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है उसको प्रॉफिट के आधे पैसे भेजने में। As I considered that the only just and decent course, नरेटर ने एक नोट लिखा जिसके अंदर उसने ये सब लिखा कि जो पेंटिंग डीलर ने दी थी वो उसका हाफ प्रॉफिट वो उसे भेज रहा है क्योंकि वो ऑथेंटिक टर्नर की पेंटिंग निकली। हैविंग नो स्टाम्प्स एंड द आर बीइंग लेट आई डिड नॉट पोस्ट दिस, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और मेरे पास में स्टाम्प्स भी नहीं थी तो मैं उसको पोस्ट नहीं कर पाया। एंड वेंट टू बेड,
और मैं बेड पे चला गया सोने। At about 3:30 a.m. I woke widely up. लेकिन 3:30 बजे ही मैं जाग गया। एंड अकॉर्डिंग टू कस्टम, जैसे कि हमेशा से ये रिवाज ही था मेरे साथ में, बिगेन टू रिव्यू माई लाइफ्स एरर, मेरी आदत थी। यहाँ पे कस्टम का मतलब है कि रिवाज निभाता आ रहा था मैं ये हमेशा, मतलब उसे आदत ही पड़ गई थी रात को उठ के अपने रिव्यू करने की लाइफ के एरर्स को। बिगिन टू रिव्यू माई लाइफ्स एरर विच आर इन नो डेंजर ऑफ एवर सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस, जो कि अब खतरे में नहीं थे लोनलीनेस के, मतलब उसकी आदत थी वो बरकरार रही। फ्रॉम दीज आई रीच्ड बाय वे ऑफ मिटिगेशन, मिटिगेशन मतलब सोचना, माई रिसेंट सक्सेसफुल पीस ऑफ शेफरिंग एंड पुट द लेटर टू द डीलर अंडर बोथ एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। वाई सो माई थॉट्स रेन, गिव हिम हाफ, वो लेटर, वो नोट जो मैं डीलर को भेजने वाला था उसको मैंने क्रॉस एग्जामिन किया और मेरे दिमाग में विचार इस प्रकार से दौड़े कि मैं इतना ज़्यादा क्यों उसे अपना हाफ जो प्रॉफिट उसे दे दूँ। वाई बी क्विक्सोटिक, दिस इज नो वर्ल्ड ऑफ क्विक्सोट्री, इट वॉज my eye that detected the probability of the drawing, not his। ये मेरी आंखें थी जिन्होंने टर्नर की पेंटिंग को पहचाना। मैं क्यों इतना दयावान बनूं, परोपकारी बनूं, क्विक्सोट्री मतलब परोपकार बनना, परोपकारी होना, तो मैं इतना क्यों परोपकारी बनूं कि मैं अपना हाफ प्रॉफिट उसे दे दूं। और वो तो पहचान भी नहीं पाया था कि ये टर्नर की ड्राइंग है क्या। He had indeed failed, वो तो फेल हो गया था। Did not know his own business, उसे तो अपने बिजनेस की भी समझ नहीं है। ऐसे ना समझ व्यक्ति के साथ में अपना प्रॉफिट शेयर क्यों करूं पूरा का पूरा। Why put a premium on inaptitude, inaptitude मतलब अदक्ष, जो अनिपुण जिसे कहेंगे। Why put a premium on inaptitude? No, a present of say £10 at the most would be more than adequately meet the case। कहता है कि नहीं, £10 से सफिशिएंट होंगे उसे देने के लिए, हाफ प्रॉफिट देने की आवश्यकता नहीं है ऐसे इनएप्टीट्यूड पर्सन को। स्लीप स्टिल रिफ्यूजिंग टू ऑब्लाइज मी, ये सब विचार मेरे दिमाग में रात को 3:30 बजे चल रहे थे और अभी भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। आई टुक अ बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड रीड वन, मैंने एक बुक उठाई शॉर्ट स्टोरीज की और उसे पढ़ना शुरू किया। देन आई क्लोज्ड माई आईज अगेन, फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड अगेन बिगेन टू थिंक अबाउट द डीलर, डीलर के बारे में सोचने लगा। वाई सो माई थॉट्स रेन, दोबारा से मेरे थॉट्स दिमाग में चले। सेंड हिम £10, मैं उसे £10 क्यों भेजूं। इट विल ओनली गिव हिम अ रॉन्ग आइडिया ऑफ हिज कस्टमर्स, इससे क्या होगा, उसे रॉन्ग आइडिया मिलेगा अपने कस्टमर्स का। नन अदर ऑफ होम वुड बी सो फेयर सो सपोर्टिंग एज आई, कोई भी इतना फेयर सपोर्टिंग नहीं होगा क्योंकि वो हर कस्टमर से यही एक्सपेक्ट करेगा कि वो भी अपने प्रॉफिट का हिस्सा उसे दे कुछ ना कुछ, और कोई भी जो डीलर है, कस्टमर है, वो मेरे जैसा नहीं होगा। तो इसे रॉन्ग आइडिया देना होगा ये, अगर मैं इसे प्रॉफिट दे ये £10 भी देता हूँ। ही विल एक्सपेक्ट सिमिलर लेटर्स एवरी डे एंड बी डिसअपॉइंटेड, वो सिमिलर लेटर सबसे एक्सपेक्ट करेगा कि सब लोग ही उसे पैसे दें, प्रॉफिट का हिस्सा दें, और जब उसे नहीं मिलेगा तो डिसअपॉइंट होगा। एंड देन ही विल बिकम एम्बिटर्ड, और फिर उसके मन में खिन्नता आएगी। एम्बिटर्ड मतलब खिन्न हो जाएगा, दुखी हो जाएगा वो।
and go down the vale of tears a miserable creature, और दुख के पहाड़ के तले वो दब जाएगा। He looked a nice old man too, बहुत ही अच्छा सा नाइस ओल्ड मैन लग रहा था वो। अ पिटी ने अ क्राइम टू इंजर सच अ नेचर, इस प्रकार के व्यक्ति को इंजर करना बहुत ही बड़ा क्राइम होगा मेरे लिए। नो 10 पाउंड्स इज एब्सर्ड, नहीं नहीं 10 पाउंड्स भी क्या है, अच्छा आइडिया नहीं है। 5 वुड बी प्लेंटी, प्लेंटी मतलब इनफ, 5 पाउंड्स ही इनफ होंगे। 10 वुड पुट हिम अबव हिमसेल्फ, 10 तो उसे बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसके लिए, 10 पाउंड सही नहीं है उसे देना। While I was dressing, the next morning I thought about the dealer again. अगली सुबह जब मैं अपने कपड़े पहन रहा था, तैयार हो रहा था मॉर्निंग में, तो मैंने डीलर के बारे में दोबारा सोचा। Why should I? So my thoughts ran. Directly I had for the first time in my life brought off a financial coup. Spoil it by giving a large part of the profit away. मेरी लाइफ में मुझे पहली बार फाइनेंशियल कॉप मतलब कोई बड़ी सफलता मिली है, मैं इसका ज़्यादा भाग दे करके इस प्रॉफिट को बेकार क्यों कर दूँ, स्पॉइल क्यों करूँ। वाज नॉट दैट फ्लाइंग इन द फेस ऑफ द गॉडेज ऑफ बिजनेस, ये जो गॉडेज ऑफ बिजनेस है माँ लक्ष्मी है, उसको नाराज करना नहीं होगा। गॉडेज ऑफ बिजनेस अपने यहाँ पे माँ लक्ष्मी को माना जाता है, उनके यहाँ पे कोई और देवी होगी, तो गॉडेज ऑफ बिजनेस क्या है, नाराज हो जाएगी इससे। whoever she may be, was it not asking her to disregard me only a day or so after we had at last got on terms? There is no fury like a woman scorned. मैं गॉडेज ऑफ बिजनेस को नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्यूरियस अगर वुमन हो जाती है तो वो बहुत खतरनाक होती है। इट वुड प्रोबेबली बी द एंड ऑफ मी, मेरा खुद का ही अंत हो जाएगा इससे। तो सिटी मैग्नेट्स आर सक्सेसफुल प्रोबेबली जस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। सिटी मैग्नेट्स मतलब सिटी मैग्नेट्स मतलब जो बड़े बिजनेसमैन हैं, आर सक्सेसफुल प्रोबेबली जस्ट बिकॉज दे डोंट डू दीज फुलिश इम्पल्सिव थिंग्स। वो सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो इस प्रकार की फुलिश, बेवकूफ़ी भरी, इम्पल्सिव, इमोशंस से भरी जो डील है वो नहीं करते हैं, वो ऐसा काम नहीं करते हैं। सिटी मैग्नेट्स जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं। इम्पल्स इज द निगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म। बिजनेस में कोई भी इमोशन या इम्पल्स होनी ही नहीं चाहिए। इफ आई एम टू मेक एनी काइंड ऑफ फिगर इन दिस न्यू रोल ऑफ फाइन आर्ट speculator, if I am to make any kind of figure in this new role of fine art speculator, so my thoughts continued, I must control my feelings. अगर मैं अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ तो मुझे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना होगा। नो 5 पाउंड्स इज एब्सर्ड, उसे लगा कि 5 पाउंड्स भी ज़्यादा हैं। जोसियर ऑफ 1 पाउंड विल मीट द केस, 1 पाउंड इज सफिशियंट है। इट विल बी नथिंग टू मी, इससे मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड एट एनी रेट नथिंग सीरियस, कोई सीरियस बात भी नहीं होगी। बट अ गिफ्ट ऑफ क्वेल एंड मैना फ्रॉम अ क्लियर स्काई टू द डीलर, और डीलर को ये एक गिफ्ट मिल जाएगा विदाउट हाउएवर डूइंग हिम एनी हार्म। अ पाउंड विल बी एम्पल, एम्पल मीन्स सफिशियंट, प्लेंटी, अकम्पनीड बाय अ ब्रीफ नोट, एक ब्रीफ नोट लिख देता हूँ और 1 पाउंड उसे दे देता हूँ।
The note was to the effect that I had sold the drawing at a profit, which enabled me to make him a present because it was an old and perhaps ode. नोट जो लिखा हुआ होगा उससे ये इफेक्ट होगा कि आई हैड सोल्ड द ड्राइंग, उसे पता चल जाएगा कि मैंने ड्राइंग है वो बेच दी, एट अ प्रॉफिट विच इनेबल्ड मी टू मेक हिम अ प्रेजेंट, इतना प्रॉफिट मुझे मिला कि मैं उसको एक प्रेजेंट दे पाया, बिकॉज इट वॉज एन ओल्ड एंड परहैप्स ओल्ड बिलीफ ऑफ माइंड, क्योंकि ये मेरा पुराना और सबसे स्ट्रेंज थॉट या विचार है, बिलीफ है, विश्वास है मेरा, दैट वन शुड डू दिस काइंड ऑफ थिंग। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य, अच्छा कार्य करता है, गुड लक शुड बी शेयर्ड, उसका ये मानना है नरेटर का कि गुड लक है, उसे हमेशा शेयर करना चाहिए। भगवान ने मुझे थोड़ा दिया तो मुझे भी उसे शेयर करना चाहिए। आई हैड द एनवेलप इन माई पॉकेट, मेरी पॉकेट में एक एनवेलप था, कंटेनिंग द नोट, जिसमें मैंने लिखा था, ये सारा लिखा हुआ था, एंड द चेक था। व्हेन आई रीच्ड द क्लब फॉर लंच, लेकिन जब मैं क्लब में पहुंचा लंच के लिए, एंड दैट आफ्टरनून आई प्लेड ब्रिज, उस आफ्टरनून मैंने ब्रिज जो है खेला, सो डिजास्ट्रसली, जुआ खेला मैंने इतना खतरनाक तरीके से, दैट आई वॉज ग्लैड, कि मैं खुश था, आई हैड नॉट पोस्टेड इट, कि मैंने वो एनवेलप और 1 पाउंड पोस्ट नहीं किया था, क्योंकि जुए में मैं सब कुछ हार गया था। आफ्टर ऑल सो माई थॉट्स रेन, इस तरीके से मेरे विचार दौड़े, एज आई डिस्ट्रॉयड द एनवेलप एंड कंटेंट्स, मैंने एनवेलप को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और कंटेंट्स को भी। सच बार्गेन्स आर ऑल पार्ट ऑफ द गेम, कहते हैं ये सब तो पार्ट ऑफ गेम है। बाइंग एंड सेलिंग आर अ परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर, बाइंग और सेलिंग तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर है, किसके बीच में, डीलर और कस्टमर के। द डीलर आस्क्स एज मच एज ही थिंक्स ही कैन एक्सटॉर्ट, डीलर मांग सकता है जितना कि वो एक्सटॉर्ट कर सके, जितना खींच सके वो कस्टमर से, उतने पैसे वो खींचना चाहता है। एंड द कस्टमर हैविंग पेड इट, और कस्टमर एक बार देने के बाद में इज अंडर नो ऑब्लिगेशन वॉट एवर टू द डीलर, वो डीलर के कोई ऑब्लिगेशन में नहीं रहता, कोई उसके पर बाध्यता नहीं होती कि वह कहीं पर भी ले जा करके उसके आइटम को बेचे। द इंसिडेंट इज क्लोज्ड। इस प्रकार से इंसिडेंट का अंत हुआ। तो यहाँ पे जो थर्ड थॉट्स है वो एक ईडियम है, ठीक है। थर्ड थॉट का मतलब होता है सेकंड ओपिनियन। तो यहाँ पे उसकी ओपिनियन, चेंजिंग ओपिनियन, तो ओपिनियन उसकी चेंज होती रहती है। वो पहले हाफ प्रॉफिट देना चाहता है, फिर 10 पाउंड, फिर 5 से फिर 1 पे आ जाता है, फिर 1 भी वो नहीं दे पाता है। तो इस प्रकार से वो अपनी सोल के साथ में ही बार्गेन करता है ये। Thanks a lot.